बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस की सांसद है, पहली बार वो सांसद बनी है, लेकिन अपने पहले ही भाषण से उन्होंने सुर्खियां बटोरी। संसद में दिए गए उनके पहले भाषण पर कई लोगों ने सवाल उठाया, खासकर चीयर्स लीडर यानी गोदी मीडिया या शामिलवाज या जो भी कहें, उसने उन पर चोरी का आरोप लगाया और महुआ मोइत्रा ने बहुत बेजिगरी के साथ अपनी लड़ाई लड़ी। उनका हिंदी भी उतनी अच्छी बोलती हैं जितनी अच्छी अंग्रेजी है। वो तृणमूल कांग्रेस की विधायक भी रही। हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला तीनों पर उन्हें एक तरह समान अधिकार है। हालांकि संसद में वो जब गरजती हैं तो भाजपा के चेहरे का रंग उतर जाता है। भाजपा सांसदों के चेहरे की रंगत उतर जाती है और वो लगातार शोर शराबा टोका टोकी करते रहते हैं। संसद के नए सत्र की शुरुआत हुई और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब बात हुई तो फिर एक बार महुआ मोइत्रा ने बहुत बेजिगरी के साथ, निडरता के साथ संसद में अपनी बात रखी। बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक आज महुआ मोइत्रा के उस भाषण की चर्चा और उसकी कुछ क्लिपिंग्स दिखाने इसलिए जरूरी है कि महुआ मोइत्रा का वो भाषण हम तमाम लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ सालों से विपक्ष की आवाज को, प्रतिरोध की आवाज को सरकार पसंद नहीं करती है। लेकिन महुआ मोइत्रा ने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी बातें की, उससे फिर वो एक बार सुर्खियों में है। लेकिन इन सबके बीच एक गुजारिश, एक निवेदन ये भी है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। साथ ही ये निवेदन भी है कि जन सरोकारों की पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है कि आप बादब बामुलाहजा को अपनी क्षमता के मुताबिक आर्थिक सहयोग भी करें। Tagore, in his poem Bondi Bir, the Captive Warrior, an ode to Sardar Banda Singh Bahadur, wrote, "Eshe sheshe ek din, jibon mrityu pai bhritto, chitto bhabonaheen, eshe sheshe ek din." That momentous day has arrived. In the 125th year of Subhash Chandra Bose's birth, the central government has made every attempt to hijack Netaji's legacy and weave it into their own fake, narrow narrative of courage. But this nation needs to know that Netaji had two clarion calls, both embodiments of his courage and his spirit. One was the salutation, Jai Hind. Today this government has replaced this national greeting with a narrow religious chant that it uses as a war cry to heckle, to bully, and to always remind the minority about who's in charge. Netaji's second call was Delhi Chalo, Chalo Delhi. This government falls over itself to pay lip service to Netaji, but in truth, you block the borders in Singhu, in Ghazipur, in Tikri with walls and spikes for all those who actually want to come to Delhi to tell you that much like Subhash Chandra Bose, they too will not accept any halfway house. Netaji told us never to lose faith in the destiny of India, and it is not India's destiny to be ruled by cowards. The time has come for us all to show courage. Please conclude. गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफिल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले? Repeal or nothing. Thank you. Very good. महुआ मोइत्रा ने अपने लंबे भाषण में कई सवालों को उठाया। उन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा सदस्य बनाए जाने पर भी सवाल उठाया। उन पे जो यौन शोषण का आरोप लगा था उनके कार्यकाल में, उसे निपटाने के तरीके पर भी सवाल उठाया। भाजपा सांसदों को ये पसंद नहीं आया। सवाल ये है कि क्या महुआ मोइत्रा को पूर्व मुख्य न्यायाधीश पे सवाल उठाना गलत था क्या? और अगर गलत नहीं था तो भाजपा क्यों इतना आग बबूला हो रही थी सदन में?
क्या उन्हें अपने पोल खुल जाने का डर था? पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पे जो सवाल उठाए गए, उन्हें उन तथ्यों को जानना जरूरी है। ये जो सवाल उन्होंने जो उठाया, इसमें उन्होंने उनकी और उस आरोप का पर भी उठाया कि उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा उनके नया मुख्य न्यायाधीश रहते हुए, और फिर खुद भी उस बेंच में वे शामिल थे जिसने उस मामले को देखा सुना और फिर उन्हें पाक साफ और बरी कर दिया। तो सवाल यह है कि क्या पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर उनकी सहायक ने यौन उत्पीड़न का आरोप नहीं लगाया था, जो भाजपा के सांसद अपने आग बबूला हुए? क्या पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने उस मामले में खुद के खिलाफ एक अदालती मामला दायर किया था या नहीं किया था? जाहिर है कि किया था। क्या पूर्व मुख्य न्यायाधीश उस पीठ में नहीं थे जिसे यह मामला सौंपा गया था? हालांकि ये सच है, अंतिम फैसला उन्होंने नहीं लिखा था। सवाल यह भी है कि क्या पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने अपने अंतिम दिनों में एक आदेश नहीं दिया था जिसमें स्वीकार किया गया था कि राम जन्मभूमि सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए और सभी संदेह से परे भगवान राम की जन्मभूमि नहीं है, फिर भी बहुसंख्यकों की इच्छा के मुताबिक वह भूमि हिंदुओं को दे दी गई? तथ्य यह है कि उन्होंने ऐसा किया था, और सवाल इसलिए भी उठे हैं कि ठीक उसके अपने रिटायरमेंट के कुछ दिनों पहले उन्होंने ये फैसला दिया था, राफेल का फैसला हो या सबरीमाला का फैसला हो, उन्होंने दिया था और उस पर सवाल उठे थे। मुख्य क्या सवाल ये भी है, पूछना वाजिब बनता है कि क्या पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने अपनी सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के बाद भाजपा के नामांकन पर राज्यसभा का सदस्य बनने का प्रस्ताव स्वीकार किया या नहीं किया? तो सच ये है कि उन्होंने स्वीकार किया, और 3 महीने के बाद, रिटायरमेंट के ठीक 3 महीने के बाद उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता स्वीकार कर ली। सवाल ये भी कि क्या पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा के रूप में सेवानिवृत्ति के बाद जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है या नहीं? इन मुद्दों को उठाया उन्होंने महुआ मोर्चा, इसलिए सवाल बनता है, और सच्चाई ये है कैसा हुआ। हालांकि अभी अभी एक चैनल के कन्क्लेव में पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर उन्हें कुछ लेना ही था तो राज्यसभा की सदस्यता ही नहीं लेते, वो कुछ और लेते। अपने आप में इस पर भी सवाल उठ सकते हैं, क्या राज्यसभा की सदस्यता पर यानी इतनी छोटी सी बात है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो सवाल ये है कि महुआ मोइत्रा जब बोल रही थी तो भाजपा के सांसद और कानून मंत्री क्यों परेशान उठे? मोइत्रा ने एक शब्द भी तो गलत नहीं कहा था, एक बात भी तो गलत नहीं कही थी, और सच तो यह है कि वो मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ नहीं था, बल्कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ बोल रही थी। ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश भारत के इतिहास में अकेले ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिनके कार्यालय में भारत के प्रधानमंत्री खुद गए थे, और इस दौरे के बाद रफाल सौदा में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी। जो सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में दिए गए तथ्यों के आधार पर दिए गए थे, क्लीन चिट दी गई थी, जो सीलबंद लिफाफा सौंपा गया था, उस सीलबंद लिफाफे का विवरण अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ। उस सीलबंद लिफाफे में क्या सबूत थे, ये अभी तक सिर्फ वो पीठ जानती है या फिर रंजन गोगोई जानते होंगे। महुआ मोइत्रा ने बार बार भाजपा की सरकार को कायर सरकार कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा जिसे वीरता बता रही है, असल में वह कायरता है। भाजपा से पहले की सरकारों ने ये काम नहीं किए क्योंकि ये काम गैर जरूरी थे। पहले की सरकारें जरूरी और गैर जरूरी में फर्क करती थी।
महुआ मोइत्रा ने सब कुछ बोलकर सांसद के रूप में अपने अधिकारों और कर्तव्यों की चर्चा की। उन्होंने भाषण देने से पहले ये चेयर को संबोधित करते हुए कहा कि ये उम्मीद है मुझे कि उन्हें रोका नहीं जाएगा, प्रसारण बंद नहीं होगा, और फिर उन्होंने अपनी बात रखी। हालांकि भाजपा के मंत्रियों और सांसदों ने नियमों का गलत हवाला देकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बोलना जारी रखा जब उन्हें फिर से चेयर ने इजाजत दी। लेकिन इजाजत मिलने के बाद उन्हें फिर रोकने की कोशिश की गई। बीच में ये चर्चा भी उड़ी, ये भी बात सामने आई कि उन पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, विशेषाधिकार हनन का मामला चलाया जाएगा। सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर कहा इसके जवाब में कि भारत के इस सबसे मुश्किल समय में सच बोलने के लिए मेरे खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाए तो यह वाकई मेरा विशेषाधिकार होगा। महुआ मोइत्रा का यह भाषण सुनने लायक है। उन्होंने बाकी सांसदों को भी एक रास्ता दिखाया, एक राह दिखाई और बताया है कि सत्तारूढ़ दल के विरोध, हंगामे और धमकियों के बावजूद अपनी बात सलीके से रखी जा सकती है, जोरदार तरीके से रखी जा सकती है। काश ये भाषण हिंदी में हुआ होता तो एक बहुत और भी जनमानस तक पहुंचा होता है, और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इसे लोग समझ पाते। लोकसभा में महुआ मोइत्रा ने जो भाषण दिया लंबा जरूर है, लेकिन इसे हर किसी को सुनना चाहिए। आज के इस मुश्किल दौर में जब आवाजों पे पहरा है, इसे जरूर सुनना चाहिए। हालांकि इसी बीच 2-3-4 दिन पहले अचानक उनके सरकारी आवास, जहां जो उन्हें सांसद के लिए आवास दिया गया है, वहां पुलिस का पहरा बिठा दिया गया। एक पुलिस का कमला बाराखंबा रोड से आया और उसके जाने के बाद 3 सशस्त्र पुलिस के जवान वहां तैनात कर दिए गए। हालांकि इस पर भी महुआ मोइत्रा ने आपत्ति जताई और कहा है कि उन पर निगरानी की जा रही है और उनसे मिलने आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। हो सकता है क्योंकि जिस दौर में आवाजों को दबाने के लिए तरह तरह के टूल किट निकाले जा रहे हैं, पर्यावरणविद दिशा जैसी लड़कियों को फंसाया जा रहा हो, या किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं को फंसाया जा रहा हो, वहां अगर महुआ मोइत्रा पे नजर रखी जा रही है या रखने की कोशिश की जा रही है तो उनका अंदेशा गलत भी नहीं हो सकता है। सुने महुआ मोइत्रा के इस भाषण को कि कुछ अंश हम यहाँ पेश कर रहे हैं। Judiciary stopped being sacred when it chose to squander the greatest opportunity that any bench of the highest court of this land has ever seen, to reinforce the founding principles of our democratic republic and to uphold the rights enshrined in Part 3 of our constitution. Instead, it let migrants walk to their deaths, it let our greatest activists and modern fighters rot in jail, and it now sits back as a mute spectator when our young are prosecuted for cracking a joke. The judiciary seems to have forgotten the constitutional principle of separation of powers, that parliament and parliament alone can legislate. If something is bad in law, then the courts can strike it down or stay it on grounds of unconstitutionality. But unless it is so, the courts must do nothing. The government alone must face the consequences. If the government has brought in the farm laws which are not acceptable to people, then either the government will repeal the laws, or the courts or the people will vote the government out. We urgently need the sagacity and courage shown by the high courts during the emergency when they delivered ADM Jabalpur and like decisions. The Supreme Court unfortunately is failing the common citizen and is being perceived as protecting the privilege and ironically only itself. A very large section of the Indian media has plummeted to new depths, both in terms of lack of factual reporting as well as the total absence of journalistic ethics. And yet, even when the bar is so low, the WhatsApp chat leaks detailing correspondence between a large government-leaning media channel and the head of the TV ratings agency expose the utter filth. They have firmly established this government's motto of brutality over morality. And everyone else in this country has been portrayed as a coward or a terrorist, from the farmers to the students to the old ladies of Shaheen Bagh. You say you have courage. You claim you have done so many things that no other government before you has done.
Yes, that is true. In true fascist fashion, you have made every act of pettiness, of vengeance, of hate, of bigotry a part of your narrative of courage. The reason no one has done it before you is not because no one had the courage, but simply because it was not the right thing to do. Has that thought ever struck you? And India's tragedy today is not just that her government has failed her, but that her other democratic pillars, the media and the judiciary, have failed her too. Lord Hayne, the Labour peer, said in the House of Lords, what is the point of being a member of parliament, either in the Commons or in the Lords, if you don't discharge your responsibilities? And, where appropriate, use the privileges that you have in order to promote justice and liberty. So today, like a true child of Bengal, I will stand here and be courageous. Trust me, Mr. Balu, we have not lost the fighting spirit. Even though the government spin factories will later portray it as cowardice or even plagiarism, I will lay out a few home truths by using my parliamentary privilege that guards me from charges of sedition and contempt for anything I say in this House. And Mr. Law Minister, sir, if you're present on the premises, with all due respect, this time you have neither the right to shut me up nor to try and get my words expunged from the record. The sacred cow that was the judiciary is no longer sacred. It stopped being sacred the day a sitting Chief Justice of this country was accused of sexual harassment, presided over his own trial, cleared himself, and then proceeded to accept a nomination to the upper house within 3 months of retirement, replete with Z+ security cover. The judiciary stopped being sacred when it chose to squander the greatest opportunity that any bench of the highest court of this land has ever seen to reinforce the founding principles of our democratic republic and to uphold the rights enshrined in Part 3 of our Constitution. One Instead, it let Moscow. 1 second, please. Police harassment simply for asking questions of this government or choosing to voice an opinion on the state of affairs in our country. So I, as a parliamentarian, garbed in parliamentary privilege, now choose to use this platform that the people have given me to ask the questions that the people want to ask and to give voice to their thoughts, so that this government may know that arresting, attacking and repressing voices will not hold. I trust my honourable colleagues on the treasury benches will not shout me down, that you, Mr. Honourable Chairman, sir, will let me speak for the entirety of my allotted time, and that Lok Sabha TV, paid for by taxpayers' money, will not turn the screens off. The American journalist Elmer Davis's words about the United States are just as relevant to the celebration of the 72nd anniversary of the birth of our republic. That this republic was not created by cowards, and cowards will not preserve it. So today, I speak of cowardice and courage and of the difference between the two. Of those cowards who hide behind the false bravado of authority, of power, of hate, of bigotry, of untruths, and dare to call it courage. After all, this government has turned propaganda and disinformation into a cottage industry, whose biggest success is the recasting of cowardice as courage. I will lay out various instances where this government has demonstrated courage. The government claims it has shown courage to bring in a law that questions on arbitrary parameters who is or who isn't an Indian.